अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में पहलगाम वाक़े के बाद बनती हुई सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू होगी। भारत ने मकबूजा कश्मीर के मुस्लिम अक्सरियती इलाके पहलगाम में मंगल को 26 सियाहों की मुबैना हलाकत के बाद एक बार फिर रिवायती हठधर्मी और पाकिस्तान दुश्मनी का सबूत देते हुए बगैर किसी तहकीक के पाकिस्तान पर न सिर्फ इल्ज़ाम आयद किया बल्कि सारे का सारा मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेरे सदारत सिक्योरिटी कैबिनेट की तवील मीटिंग हुई, जिसमें पहलगाम हमले के तनाजुर में क्रॉस बॉर्डर दहशत गर्दी का इल्ज़ाम लगाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े इक़दाम का ऐलान किया गया। पहले इक़दाम के तहत भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहदे को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। दूसरे इक़दाम के तहत अटारी चेक पोस्ट को फौरी तौर पर बंद कर दिया गया। तीसरे इक़दाम के तहत पाकिस्तान के लिए सार्क स्कीम के तहत वीज़े मनसूख और भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म दिया। चौथे इक़दाम के तहत पाकिस्तान हाई कमीशन में मौजूद आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के मुशीरों को 1 हफ्ते में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया। भारत भी अपने अस्करी मुशीरों को वापस बुलाएगा। पांचवें इक़दाम के तहत भारत ने इस्लामाबाद में अपने हाई कमीशन का अमला 55 से कम करके 30 कर दिया। भारत के इल्ज़ामात और उसके बाद उन इक़दामात के तनाजुर में आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेरे सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें कुछ अहम फैसले किए गए और भारतीय इक़दामात का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इस इजलास का एलामिया भी जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म साहब ने पहलगाम हमले पर भारतीय तमाम तर इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। इसके साथ साथ भारत की आबी जारहियत पर सख्त रद्द अमल देते हुए सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने की जो भारतीय कोशिश थी उसको नाकाबिले कबूल करार दे दिया। यही नहीं बल्कि भारत की किसी भी आरबी सरहदी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने का भी ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के साथ तमाम 2 तरफा मुआहदे मुअत्तल करने पर गौर किया, जिसमें शिमला मुआहदा भी शामिल है। इसके साथ साथ वाघा बॉर्डर फौरी तौर पर बंद करने का हुक्म दिया गया। तमाम भारतीय ट्रांजिट मुअत्तल कर दिए गए। सार्क वीजा स्कीम के तहत जारी भारतीय वीजे मनसूख कर दिए गए सिवाय सिख यात्रियों के। इसके साथ साथ भारतीय दिफाई, फजाई और बहरी मुशीरों को नापसंदीदा करार देकर पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया गया। भारतीय हाई कमीशन का अमला 30 अफराद तक महदूद करने का फैसला किया गया। इसके साथ साथ पाकिस्तानी फजाई हदूद भारतीय एयरलाइंस के लिए फौरी बंद कर दी गई। भारत के साथ तमाम तिजारती रवाबित भी मुअत्तल कर दिए गए। इजलास के एलामिये में यह भी कहा गया कि भारत की इश्तियाल अंगेजियां 2 कौमी नजरिए की सच्चाई की दलील है। पाकिस्तान किसी को अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और वकार पर समझौता नहीं करने देगा। एलामिये में यह भी कहा गया कि भारत ने कश्मीर पर कब्जा किया, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी की, पहलगाम वाक़े को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना भारत की घटिया सोच करार दी गई। साथ ही साथ कौमी सलामती कमेटी में यह भी वाज़ेह किया गया कि कुलभूषण यादव भारत की रियासती दहशतगर्दी का जिंदा सबूत है। इस इजलास के बाद वफाकी वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रोग्राम के आगाज़ में आपने गुफ्तगू भी सुन ली, जो गुफ्तगू उन्होंने की और भारतीय इक़दामात का सख्त अल्फाज में जवाब दिया। यानी पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और ये वाज़ेह किया कि भारत किसी भी गलत फहमी में ना रहे। अगर भारत की जानिब से कोई भी सख्त इक़दाम उठाया गया तो पाकिस्तान इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। नाज़रीन, डिस्कशन का आगाज़ कर लेते हैं। पैनल का आपसे तारुफ करा देते हैं। आज की डिस्कशन के लिए मोहम्मद आदिल साहब, स्टूडियोज़ में नसीर वागा साहब और हामिद अल मशरकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि भारत की जानिब से जो इक़दामात उठाए गए, फौरी तौर पे पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया गया, मीडिया बड़ी बड़ी बड़के मार रहा था, बातें कर रहा था, और पाकिस्तान ने जो आज जवाब दिया है और जवाबी इक़दामात जो पाकिस्तान की तरफ से उठाए गए हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या मुनासिब इक़दामात हैं? बिल्कुल, जो अदले का बदला जिसे आप कहते हैं, और पाकिस्तान की तरफ से मैं समझता हूँ कि ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ जो है वो अपनाया गया है और भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। भारत ने, आप ये देखें कि कल जो उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी कि सिंध तास माहदे को मुअत्तल करने की उन्होंने ऐलान ज़रूर किया था, लेकिन जो रिटर्न मरासला जो है पाकिस्तानी हाई कमीशन के हवाले किया गया उसमें वो तहरीरी तौर पर जो है वो बात नहीं थी। इसका मतलब यह है कि उन्होंने चालाकी ये की कि उन्होंने अपने लोगों को बताने के लिए जो है वो सिंध तास माहदा एग्रीमेंट मुअत्तल करने की बात की और रिटर्न में नहीं बात की। जबकि पाकिस्तान ने जो आज इक़दामात उठाए हैं उस पर फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट भी कर दिया। जैसे फ़ज़ाई हदूद जो है, इंडिया के तमाम जाने वाले जो तैयारे हैं या वहाँ से जितनी परवाज़ें हैं उसको बंद कर दिया और इसका यकीनी तौर पर इंडिया को जो है
मिलियन डॉलर्स का नुकसान भी होगा और ज़्यादा वक्त भी लगेगा उनको दिगर मुल्कों में जाने के लिए। तो पाकिस्तान की तरफ से जो एक्शन लिया गया वो बड़ा बिल्कुल बर वक्त और ठीक एक्शन लिया गया और एक ज़िम्मेदार रियासत की हैसियत से पाकिस्तान ने जो है इसका जवाब दिया है, जबकि भारत ने एक सोची समझी प्री प्लान्ड जो लगता है कि वो साजिश के तहत ये सारा कुछ किया कि आप एक मुस्लिम अक्सरती इलाके में जो है वो हमला होता है और उसके फ़ौरन बाद जो है पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, जिसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान को भी अंडर प्रेशर करना है और जो कश्मीरी है उनकी जो काज है उसको नुकसान पहुंचाना है और जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं उनको भी अंडर प्रेशर करना है। तो भारत इस एक हमले से हर दफा वो इसी तरह की जो है सूरत हाल जब बनती है, कोई ऐसा अटैक होता है वो पाकिस्तान के ऊपर बगैर सोचे बगैर तहकीक किए जो है वो इल्ज़ाम लगा देता है। जहाँ तक इंडस वाटर ट्रीटी की बात है, भारत तो मुसलसल इसकी खिलाफ वर्जी जो है वो करता आ रहा है। पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं कि तकरीबन 20% जो पानी है जो पाकिस्तान का हक है वो भारत जो है उसके ऊपर उसने डाका मारा हुआ है, जो बाकी उसने उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की है। तो भारत तो मुसलसल कर रहा है। और आप ये देखें कि 2016 में भी मोदी ने एक बात की थी कि खून और पानी जो है वो एक साथ नहीं बह सकते, तो इससे पहले भी वो बिल्कुल ऐसे यानी इनका जो प्लानिंग है वो अब की नहीं है, ये प्लानिंग बहुत देर से चलती है। नसीर वागा साहब, एक हमला हो जाना जिसकी पाकिस्तान भी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है इंसानियत के नाते, लेकिन 5 मिनट के बाद उसका इल्ज़ाम लगा देना कि ये पाकिस्तान ने किया है, ट्वीट्स पे ट्वीट्स हो जाना, फिर मीडिया की तरफ से जंग का वावेला शुरू हो जाना और उसके बाद ये भारतीय इक़दामात, उस पर आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो एक अहम इजलास हुआ है जिसका एलामिया जारी हुआ है, आप इन जो इक़दामात हैं उनको किस तरह से देख रहे हैं? टिट फॉर टैट हुआ है? क्या भारत एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान की जानिब से इतने मौसर और फौरी तौर पे जवाब आएंगे? असल में भारत ये समझ रहा था कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी सियासी मामलात हैं वो इस वक्त ज़रा थोड़े से अबतर हैं। शायद उनके लिए ये मौका ज़्यादा अच्छा था कि वो इस तरह की घटिया इल्ज़ाम तराशी जो है वो पाकिस्तान पे शुरू कर दे। लेकिन देखने की बात ये है कि वो जो ड्रामा लिखने वाले हैं ना वो कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं कि 3 बजे वाक़या हुआ और 3:05 पर उन्होंने एकदम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलना शुरू कर दिया। अब ज़ाहिर है इंटरनेशनल मीडिया भी आंखें खोल के बैठा हुआ है, उन्होंने सोचा है कि 5 मिनट के अंदर इन्होंने कौन सी तहकीक कर ली है और एकदम इन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया है। देखने वाली बात तो यह है कि 5.5 लाख फौज जो है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की है और अगर वहां पे ये वाकया होता है तो जिम्मेदारी किसकी है? भाई भारतीय फौज की। इसका मतलब यह है कि भारतीय फौज दूसरे लफ्जों में अगर वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं तो फिर वो अपनी नाकामी मान रही है कि यहाँ हमारा कोई कमांड कंट्रोल नहीं है और मुस्लिम इलाके और मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग उनसे फिर नफरत करते हैं, फिर वो यही दुनिया को बताना चाहते हैं। अगर 26-27 सयाह, आप सोचने की बात है कि क्यों पाकिस्तान की कोई एजेंसी सियाहों के खिलाफ इस तरह के इकदाम करेगी? पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का शिकार है और पाकिस्तान ने कभी भी दहशतगर्दी की हमायत नहीं की। देखिए खित्ते के अंदर पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसको दहशतगर्दी के खात्मे की जानब जिसने अहम तरीन इकदाम उठाए और जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ भारत की ये जो घटिया ये जो चाल है इसकी सारी दुनिया को पता चल गया कि इन्होंने झूठ बोला है और उसके बाद एकदम उन्होंने पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। सिंतास मुआहदा, हम जी बॉर्डर बंद कर देंगे, ये कर देंगे। भाई पाकिस्तान ने तो फिर कर दिया, उन्होंने कहा ये लें। फिर आपकी कोई एयरलाइन, मैं आपको बताऊं कि यौमिया 70 से 80 और बाज़ औकात 100 परवाज़ें जो हैं यौमिया वो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करती हैं। ये जो शहर है ना इनके, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, दिल्ली, गोवा, यहाँ के से उड़ने वाली तमाम परवाज़ें पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद से गुजर के जाती हैं और अगर पाकिस्तान ने ये पाबंदी लगाई है ना 2 घंटे ऊपर से जाके जहाज़ को आना पड़ेगा और करोड़ों रुपया रोज़ाना। यानी भारत को यकीनन की खाना पड़ी है। अभी तो और भी बहुत से इक़दाम, बहुत सी पाबंदियां हैं जिसका पाकिस्तान ने
मुंह तोड़ जवाब दिया और फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट भी कर दिए हैं। हामिद अल मशरकी साहब, भारत की जानिब से ये जो ओछा हथकंडा अपनाने की कोशिश की गई और जिस तरह से वागा साहब ने भी बड़ी अच्छी बात की कि जो इन्होंने प्लानिंग की थी, लेकिन जो प्लानिंग लिखने वाला था उससे कुछ भूल चूक हो गई, जैसे कि हमेशा होती रही है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो वहां के रिहायशी और इवन कुछ इंडियन सहाफ़ी भी इस बात पे आवाज उठा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ऑलमोस्ट 7 लाख फौजी वहां पे मौजूद थे, फिर वहां पे प्रॉपर सिक्योरिटी के बाद एक इंसान जो है वो दाखिल होता है, तो इतने लोग वहां पे मुसल्ला पहुंच गए और फिर दहशतगर्दी का ये वाकया हो जाना, ये तो फिर सिक्योरिटी पे और भारत पे सवालिया निशान है और उसने अपनी बौखलाहट को डाइवर्ट करने के लिए सारा इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जवेरिया एक कॉमन सेंस रखने वाला आदमी भी ये बात जानता है कि वो जो सरहद पार दरअंदाजी की बात करते हैं, पहलगाम जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल से 450 किलोमीटर दूर है, तो ये दरअंदाजी थोड़ी हो सकती है, तो इन द हार्ट ऑफ कश्मीर है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये एक ऐसा टूरिस्ट एरिया है जो मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी के हिसार में है। उसकी वजह ये कि यहाँ बहुत ज्यादा आर्मी पर्सनल्स की फैमिलीज आती हैं जो हॉलीडेज मनाती हैं, जो छुट्टियां मनाती हैं, इसीलिए आपने देखा कि हलाक होने वालों की ज्यादातर तादाद आर्मी, नेवी और जो इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स की है। तीसरी बात यह है कि एक ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जिसमें इतने झूल हैं, जिससे एक जैसे उसके अंदर जिसका नाम ले रहे हैं उसका पता चला जी कि वो तो FRCP, वो जो रिजर्व फौज है इंडिया की, उसका ऑलरेडी वो पहले मेंबर रह चुका है। सो ये सारा ड्रामा जो है ये तो मेरे ख्याल में कोई भी जरा सी तहकीक करने वाले के लिए खुल गया है। बुनियादी बात यह है कि इंडिया का ये जो अज़ाइम है खतरनाक, जो जंग का जो उसको जो हिस्टीरिया सवार है, इसको बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान को इसका इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। उसकी 2-3 बड़ी अहम बातें हैं। पहली बात ये जो भी वागा साहब ने भी कहा, ये जो कौम के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से थोड़ा बहुत तकसीम थी, ये खत्म हो गई। आपने देखा कि जब इस तरह आया तो पूरी कौम, तमाम सियासी जमातें, चाहे वो PTI हो, कोई भी जमात हो, सब जमातें यक जुबान होके पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की आवाम मिलकर इंडिया के खिलाफ लड़ने को तैयार, हम यक जुबान हैं। दूसरी बात यह है कि इससे एक और बात पता चली कि वो जो स्ट्रेटेजिक अलायंस इंडिया जो बना रहा है इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर, जो तकोन में ला रहा है, इसके नतीजे में पाकिस्तान का खित्ते का जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर नजर आएगा। चाइना की शक्ल में, तुर्की की शक्ल में, ईरान की शक्ल में पाकिस्तान के लिए बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी बन गई। देखिए, जब ये अटैक होता है और जब ये सारा ये ड्रामा करते हैं तो अमेरिकी नायब वजीर जो प्रेसिडेंट है वो जनाब इंडिया में है और इंडियन कपड़े पहन के और वो एक अंदाज से पैगाम दे रहे हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं ये इशारे होते हैं। और आखिरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं ये समझता हूं कि इंडिया हमेशा से इस तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके जो वो पाकिस्तान पर इल्जाम धरता है, ये एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया को वाज़ेह तौर पर पता है। और अगर इंडिया इस बहाने से समझता है कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर सकता है या पाकिस्तान के किसी शहर पर हमला कर सकता है, तो मेरा ख्याल है कि उसको बड़ा करारा जवाब मिलेगा। और बिल्कुल ऐसे ही ख्वाजा आसिफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाक़े तौर पे कह दिया कि अगर इंडिया चाह रहा है कि दहशतगर्दी करेगा, अगर पाकिस्तानी शहरियों में से किसी को भी नुकसान पहुंचा तो फिर इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा और भारतीय शहरी भी फिर महफूज नहीं रहेंगे। आदिल साहब, अगर हम इंडस वाटर टेरिटरी की बात करें, मुआहिदा एकदम से मुअत्तल कर देना, क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया यकतरफा तौर पर यह माहिदा मुअत्तल कर दे जबकि दूसरी तरफ से रजामंदी भी शामिल ना हो और इसके साथ साथ जबकि आलमी बैंक इसका सालिस है? देखिए, बिल्कुल नहीं कर सकता एक तरफा तौर पर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे उन्होंने चालाकी दिखाई है कि उन्होंने तहरीरी तौर पर लिख के नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ जुबानी ऐलान ज़रूर किया है। उनको इसके नताइज का पता था कि अगर वो इसको बाज़ाब्ता तौर पर मुअत्तल करेंगे तो आदिल साहब ये कहना फिर गलत नहीं होगा कि ये फौरी तौर पे जो रद्द अमल आया है फिर ये अवामी प्रेशर की वजह से इन्होंने फौरी तौर पे दिया है? देखिए, जिस तरह का कल भारतीय मीडिया ने जो प्रेशर बिल्ड किया इस और इंसिडेंट के बाद, और जिस तरह की इल्जाम तराशी की, जिस तरह के हालात पैदा किए कि लगता था कि जैसे पाकिस्तान और भारत की कहीं जंग ना छिड़ जाए, इस तरह के हालात में जो है वो इस तरह का प्रेशर में हुकूमत, जो मोदी हुकूमत है, वो मुझे लगता है कि प्रेशराइज हो गई अपनी मीडिया के आगे। जबकि दूसरी तरफ सूरत हाल बिल्कुल इससे मुख्तलिफ नजर आती है।
तो बात तो यह है कि हुकूमत जितना मर्जी प्रेशर हो, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं उनके कुछ तकाजे हैं, कानूनी तकाजे हैं, वो ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप मुंह उठाएं और आप ऐलान कर दें कि हम इसको नहीं मानते। तो अब जो है, लेकिन पाकिस्तान जो है, जो उनकी स्टेटमेंट है उसको बुनियाद बनाकर आलमी जो बैंक है उसके सामने उसको पेश करेगा, अपने रिजर्वेशन पेश करेगा, उनको बताएगा कि भारत ये इरादा रखता है। और पिछले जो हम 4 साल से देख रहे हैं, वो जिस तरह से पानी जो पाकिस्तान का रोक रहा है, या हम इसके अलावा भी बहुत सारे मौक़ों पर देख चुके हैं कि वो जो आबी दहशतगर्दी कर रहा है, वो मुख्तलिफ दरियाओं में जो है वो गैर कानूनी डैम्स जो है वहाँ पे बना रहा है ताकि पाकिस्तान के जो पानी का फ्लो है उसको रोका जा सके, पाकिस्तान की जो ज़री तरक्की है उसको रोका जा सके। तो भारत के अज़ाइम तो बड़े वाज़ेह हैं, पूरी दुनिया को पता है कि भारत क्या कर रहा है, और ये पाकिस्तान का हक है कि चूंकि वो डाउन स्ट्रीम पे है तो इसलिए उसका पानी तो कोई ताकत जो है ना वो नहीं रोक सकती। इंटरनेशनल रूल्स की खिलाफवर्जी है। ठीक है, शायद यही वजह है कि उनको भी पता है कि हम यकतरफा ये मुआहदा मौत कर सकते हैं। तहरीरी तौर पे ये नहीं कहा गया, सिर्फ लिफाजी का इस्तेमाल किया गया है। वागा साहब, क्या एक बार फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत अपने ही बयानिए में बुरी तरह से फंस गया है और अंडर प्रेशर है भारत इस वक्त? एक बात तो ये है कि जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के शहरों पर अगर इस तरह का कोई हमला या कार्रवाई हुई तो हम ये करेंगे, मेरा ख्याल है हमारी मुसल्लह अफवाज वो मौका ही नहीं आने देंगी कि कोई दुश्मन जो है वो पाकिस्तान के किसी शहर पर हमला कर सके, वो जुर्रत ही नहीं करेगा। ऐसा करने से पहले ही इंशाअल्लाह हमारी मुसल्लह अफवाज उनको मुंह तोड़ जवाब देंगी और पाकिस्तान के अंदर वो जुर्रत ही नहीं करेंगे इस तरह का कोई हमला करने की। अगर मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो ये कहते हैं कि जी वहाँ पे 26-27 लोगों को इस तरह वहाँ कत्ल कर दिया गया और उसकी इल्ज़ाम जो है उसका वो पाकिस्तान की एजेंसियों पर लगाया जा रहा है, तो हैरान कुन बात है कि 450 किलोमीटर अंदर वो जगह जहां पे पाकिस्तान की एजेंसियों का अगर इतना ही कमांड कंट्रोल है जो ये जैसा ये झूठ बोल रहे हैं, तो फिर तो इनको वहां वैसे ही हथियार फेंक देने चाहिए कि हम 26 बंदों को सिक्योरिटी नहीं दे सके। और पाकिस्तान के ऊपर जो झूठा इल्जाम लगाया, असल वजह ये थी कि इनको समझ ही नहीं आ रही कि ये लोग किस तरह मरे, किस तरह कत्ल हुए। उन्होंने सोचा कि इस वक्त बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान के ऊपर जहर उगलने का, इल्जाम तराशियां करने का, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को गंदा करने का। उन्होंने कहा जी सीधा इल्जाम ही उन पे लगा दें। एक ही उन्होंने लफ्ज रखा हुआ, वो रटा हुआ है, वो एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया हुआ, उसको वो ऑन कर देते हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान। बस वही पुरानी दुश्मनी, पुराने लड़ाइयाँ झगड़े वो दोबारा शुरू करना चाहते हैं। लेकिन ये बात तय है, अगर भारत ने इस तरह की दारअंदाजी की कोशिश भी की, मैं आपको फिर कह रहा हूँ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज वो मौका ही नहीं आने देंगी। इंशाअल्लाह उससे पहले ही सारा कुछ नेस्तो नाबूद हो जाएगा। हम कोई कमजोर नहीं बैठे हुए, पूरी अवाम मुसल्लह अफवाज के साथ हैं और शाना बशाना हमारे अंदरूनी जो मामलात, इख्तलाफात, कुछ सियासी इश्यूज होंगे अपनी जगह पर, बहसियत कौम और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ऐसे कौमी सलामती की बात आ जाए, वकार की बात आ जाए, तो पूरी कौम यकज़बान है और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। हामिद अल मशूकी साहब, अगर हम देखें भारत की बात करें, इंटरनेशनली उसने एक बार फिर से पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन इंटरनेशनली भारत का इमेज क्या है? भारत अमेरिका में, कनाडा में दहशतगर्दी की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस रहा है। इसके साथ साथ कनाडा के वजीर आज़म ने भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ गैर मामूली तौर पर एहतजाज भी किया है। पाकिस्तान की बात करें तो हमारे बलूचिस्तान में जो हमले हुए हैं, रिसेंट जो हमले हुए हैं, उसमें भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्विस है। कुलभूषण की बात करें तो वो जिंदा मिसाल मौजूद है हमारे पास। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए जवेरिया, जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है और इंडियन मीडिया और इंडियन हुकूमत जो है वो खुशी से बगले बजाते हैं, बजाय ये कि उसके ऊपर वो कंडेम करते हैं। और उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा और पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर प्रूफ दिए कि ये इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। दूसरी बात ये है कि गार्डियन में रिपोर्ट छपती है, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपती है, वॉशिंगटन पोस्ट में छपती है, उसके बाद फिर अमेरिका में वाज़े तौर पर सबूत है, कनाडा में सबूत है, दुबई के अंदर इनके नेटवर्क चल रहे हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ यूएई की गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, वरना उनके लिए मुश्किलात खड़ी होंगी
और सबसे बढ़कर ये कि ये जो मोदी की जो पूरी जो आइडियोलॉजी है, जिसको चाणक्य आइडियोलॉजी कहते हैं, इस आइडियोलॉजी के अंदर में हिंदुत्व की के साथ जो मुस्लिम दुश्मनी है वो इस हद तक है कि वो इस तरह के इकदाम करते हैं जिससे पूरी दुनिया के सामने नजर आता है कि वो कितने फाशिस्ट हैं और कितने एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम हैं। और उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा ये है कि आज मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान से ज्यादा खुद बाहर की दुनिया को ये समझ आ रहा है कि ये इंडिया का अंदर की कार्रवाई है और ये पाकिस्तान के सर पर थोपी जा रही है ताकि इंडिया अपना कोई मजमूम मकसद हासिल कर सके, और इसमें इसको कामयाबी नहीं हो सकती। और तीसरी बात ये कि अगर इंडिया, मैं ये समझता हूं कि अगर इंडिया के पब्लिक को देखा जाए तो सबसे ज्यादा मिसगाइड खुद इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मीडिया अपने ही अवाम को बेवकूफ बना रहा है। और उसका नतीजा ये होता है कि ये वो जो उनकी पॉपुलैरिटी खत्म हो रही थी मोदी साहब की, मोदी कश्मीर में इलेक्शन भी हार गया, मोदी ने जनाब उधर जो पब्लिक पॉपुलैरिटी है वहां पे भी वक्फ अमलाक बोर्ड के हवाले से जो फैसला है पूरे इंडिया के अंदर, यानी भारत की जानिब से ये जो हरकत की गई है, फ्लैग ऑपरेशन किया गया है, अल्टीमेटली इसका नुकसान भारत को ही होगा और ये वाज़ेह नजर आ रहा है। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाने, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, अपनी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि हुकूमत ने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया है और दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने का जो फैसला था वो वापस ले लिया है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब से वज़ीर आज़म हाउस में अहम मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो की, और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद ये फैसला हो गया है और बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध जो हैं वो वापस चले गए हैं। चलें, एक अच्छी बात है कि मामला जो है वो अफ़ाम तफ़हीम से हल हो गया। बैक टू आवर डिस्कशन। आदिल साहब, एक तो अच्छी खबर ये है कि हुकूमत ने मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे थे कि प्रेशर ये है जो भारतीय इक़दामात का आयद हो गया, फिर मुल्क की जो सूरत हाल थी, इससे पहले भी हम बात कर रहे थे कि वो जो तमाम रास्ते बंद किए हुए हैं और तमाम तर जो तिजारती मामलात हैं, एक्सपोर्ट के मामलात हैं, वो रुके हुए हैं, वहाँ पर दहशत गर्दी के ख़तरात भी हैं। तो इसके पेश नज़र हल्का फुल्का मैं आपसे इस पर राय लेना चाहती हूँ, फिर हम दोबारा से अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, खुशाइन बात है कि जो तनाज़ा था सूबों के दरमियान और वफाक के ख़िलाफ़ जो है एक स्पैनिक की सूरत हाल थी, पंजाब और सिंध का बॉर्डर बंद था, लोग परेशान थे और एक जिसे कहते हैं कि मुल्क के अंदर पानी ही के मसले के ऊपर सारा जो है तनाज़ा खड़ा हुआ था। और मुझे लगता है कि इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है भारत ने जो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से जो है। तो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा किया जो है वो सिंध के लोगों की बात को मान के। देखें, कोई भी ऐसा तनाज़ा जिससे जो इख्तलाफ पैदा हो सूबों के दरमियान या वफाक और सूबों के दरमियान कोई तफरीक पैदा हो, उसको ग्रेस करना चाहिए। हमने कालाबाग डैम मुल्क के लिए बहुत मुफीद था, लेकिन उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ किया ताकि जो एक कंसेंसस है सूबों के दरमियान वो जो है ख़त्म ना हो सके। तो अब इस मौजूदा हालात में जब आपको एक ज़रूरत है इस बात की कि तमाम पॉलिटिकल जमातें, तमाम जो है स्टेक होल्डर जो है वो यक ज़बान हो के अपने जो अज़ली दुश्मन है भारत, उसको जो है वो जवाब दे। ऐसे मौके पर ज़रूरी था कि जो भी हमारे अंदरूनी इख्तलाफात हैं, ये जिस तरह के भी हमारे मसाइल हैं, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो किसी चीज़ को लेकर है, किसी इश्यूज़ के ऊपर है, पानी के मसले पे है, उनको ख़त्म किया जाए। अब जो है ये तनाज़ा तो हल हो गया, पॉलिटिकल इस्तेकाम की तरफ भी जाना चाहिए ताकि जो इससे जो हमारे जो बैरूनी अनासर हैं वो कोई फ़ायदा ना उठा सके। तो इस वक्त सबको हुकूमत का साथ देना चाहिए, फौज का साथ देना चाहिए, बिल्कुल ऐसे पूरी कौम को यकज़बान होना चाहिए। वाक़ई साहब, आप पहले कह रहे थे कि भारत जो इक़दामात उठाने की कोशिश कर रहा है और भारत जो चाल चल रहा है, लगता है ऐसे है कि पाकिस्तान का फ़ायदा ही उससे होगा। एक अच्छी खबर आ गई है कि वफाक और सिंध के जो मामलात हैं वो तय पा गए हैं। और दूसरी चीज़ जो आदिल साहब कह रहे हैं, बहुत ही अच्छा होगा जो पॉलिटिकल मामलात हैं वो भी बेहतर हो जाएं और तमाम सियासी जमातें एक पेज पे आकर अफवाज पाकिस्तान के साथ हों और पूरी कौम यकज़बान होकर भारत के जो कार्रवाइयाँ हैं, जो इक़दामात हैं, उनका मुँह तोड़ जवाब दे। लेकिन हमें ये तो देखना चाहिए कि ये जो नहरें निकालने का मंसूबा हुकूमत ने बनाया था, क्या जो अब फैसला हुआ है तो वो जो फैसला था वो गलत था? ये जो इतने दिन वहाँ बर्बादी हुई है, इतनी सड़कें बंद हुई हैं, इतना एक्सपोर्ट का माल रुक गया है और आप देखें उससे करोड़ों, रोज़ाना लाखों करोड़ों रुपए का जो नुकसान हुआ है, ये तो वो बात हुई ना कि वो कहते हैं ना कि 100 छितर भी खा लिए और 100 प्याज भी
اب ساری دنیا کو اس ضرب المثل کا پتہ ہے، تو پھر فائدہ کیا ہوا یہ سارا کچھ کرنے کا؟ بھائی آپ پہلے ہی سوچ سمجھ کے ایسا منصوبہ بنائیں، اگر پہلے ہی ان کی کنسنٹ لے لی جاتی چلیے واقعی صاحب ہم اس کو پازیٹیولی اس طرح دیکھتے ہیں، دیر آئے درست آئے۔ اچھا اب ایشو یہ ہے، دیکھیے بھارت یقینی طور پر ان حالات سے فائدہ اٹھا رہا تھا کہ سندھ کے اندر اس وقت پورا ٹریفک جیم ہوا ہے، پاکستان کے اندرونی معاملات جو ہیں نا وہ کنفلکٹس ہیں وہاں پہ، سیاسی بھی اور اندر ایڈمنسٹریٹیولی بھی، تو انہوں نے دیکھا کہ اس موقع پر ان پر کو بڑا الزام لگا کر پوری دنیا کے سامنے ان کو گندا کیا جائے اور پاکستان کا جو فیس ہے وہ خراب کیا جائے، لیکن اللہ کی مہربانی سے پوری دنیا نے دیکھا انٹرنیشنل لیول پہ کسی نے کوئی رپورٹ نہیں کیا کہ یہ جو واقعہ وہاں 26-27 لوگوں کی ہلاکت کا ہوا ہے اس کا پاکستان کی کسی بھی ایجنسی سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا، اور آخر کار یقینی طور پر آج بھارت شرمندہ ہے۔ اس نے اسی شرمندگی کی وجہ سے وہ اقدامات اٹھائے، ہم فلاں بارڈر بھی بند کر دیں گے، ہم یہ بھی کر دیں گے، وہ بھی کر دیں گے، لیکن پاکستان نے جو فیصلے کیے ہیں وہ بڑے اٹل ہیں، اور آج بھارت کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ پاکستان جو پھر فیصلے کرتا ہے نا ان پہ پھر قائم بھی رہتا ہے، اور اس کا جو اصل نقصان ہوگا نا ان فیصلوں کا وہ بھارت کو ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، بھارت نے پریشرائز کرنے کی کوشش کی، لیکن عادل صاحب جو اقدام پاکستان کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں، تمام تر جو معاہدے ہیں انہیں معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں شملہ معاہدہ بھی شامل ہے، پیس ٹیریٹری ہے اس کو بھی معطل کرنے کا اعلان ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو تجارتی روابط ہیں وہ بھی معطل ہو گئے ہیں۔ فضائی حدود کے ساتھ ساتھ تجارتی روابط کا معطل ہو جانا کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے بھارت کے لیے؟ دیکھیں تجارت تو پہلے ہی پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ جب 370 کا ایشو ہوا تھا اس کے بعد سے بند ہے، لیکن تھرڈ کنٹری کے ذریعے، دبئی کے ذریعے یا کسی اور ملک کے ذریعے جو ہے وہ تجارت ہو رہی تھی۔ اب پاکستان نے اس پہ بھی پابندی لگا دی ہے، تو یقینی طور پر بھارت کو بہت ساری چیزیں پاکستان سے جا رہی تھی اور پاکستان میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ امپورٹ ہو رہی تھی جو تیسرے ملک کے ذریعے، تو یقینی طور پر اس کا نقصان انڈیا کو بڑے زیادہ ہوگا، کیونکہ وہاں سے زیادہ جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہی تھی چیزیں۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ جو بھارت جو کچھ بھی کر رہا ہے، پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ جو پاکستان کا جو سفارتی محاذ ہے اس پہ پاکستان کو جنگی بنیادوں پہ اب کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو بھارت کا جو یہ گھنونا چہرہ ہے اس کو پوری دنیا کو دکھانا چاہیے۔ دیکھیں وہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل ٹیررسٹ ہے، اور وہ اب پوری دنیا کے اندر جو ہے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جو ہے وہ ٹیررزم کرتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس کے حوالے سے ایک ریاکشن موجود ہے۔ بالکل ایسی ریاکشن بھی موجود ہے۔ سفارتی محاذ کی آپ نے بات صاحب، آپ سفارتی محاذ پہ کون کون سے جو میجرز ہیں انہیں فوری طور پہ لینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو ایک سافٹ امیج ہے وہ ہمیں پوری دنیا کو ہم پہلے بھی دکھا رہے ہیں، اور مزید پوری دنیا کو آپ بتائیں کہ ہم تو آلریڈی دہشت گردی کا شکار ہیں، اور آج تک پاکستان نے کسی بھی کام میں پہل نہیں کی، اور پاکستان ہمیشہ اوفینسو نہیں ہوا، ڈیفینسو ہوا ہے۔ اس نے اپنا دفاع ضرور کیا ہے، مردانہ وار دفاع کیا ہے، کمزوری سے دفاع نہیں کیا، لیکن پاکستان کبھی حملہ آور نہیں ہوا۔ یہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے، اور یہی ہمارے سفارتکاروں کو، ہمارا جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہمارا امیج ہے بنانے والے ہمارے سفارتکار، ہماری وزارت خارجہ، ہمارے حکومت پاکستان کو یہ میسج دینا چاہیے کہ ہاؤ مچ وی آر سافٹ، کتنے ہم فرینڈلی ہیں، اور ہم اپنے تمام ہمسایہ ملکوں سے، دیکھیں ایران سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، بہت حد تک ہمارے افغانستان سے بھی ٹھیک تعلقات ہیں۔ بھئی بھارت کے ساتھ ہی یہ سارے معاملات کیوں آ رہے ہیں؟ جو بھی بات ہوتی ہے بھارت سیدھا پاکستان پہ الزام لگا دیتا ہے، وہ موقع کی تلاش میں بالکل ایسے موقع کی تلاش میں ہوتا ہے۔ سمجھوتا ایکسپریس ہو، پلوامہ حملہ ہو، یا پھر اب پہلگام حملہ، بھارت جو ہے اس کا ایک ہی ٹارگٹ ہے، وہ ہے پاکستان، اور جیسے یہ حملے ہوتے ہیں فوری طور پہ پاکستان پہ الزام لگایا جاتا ہے۔ ناظرین بریک پہ جانے ہیں، اسی کو کنٹینیو کریں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں بھارتی اقدامات اور اس پہ پاکستان کی جانب سے جو جواب دیا گیا ہے، منہ توڑ جواب دیا گیا ہے بھارت کو اس پر۔ عادل صاحب اگر ہم بات کریں انڈس واٹر ٹیریٹری کی، اگر بھارت لیٹ سپوز اپنی ہر دھرمی پہ برقرار رہتا ہے تو چین کوئی رول پلے کر سکتا ہے اس میں؟ دیکھیں چین کوئی براہ راست تو اس میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا خود پانی کے مسئلے کے اوپر جو ہے اور لداخ کے مسئلے کے اوپر جو ہے وہ بھارت کے ساتھ تنازع چل رہا ہے۔ چین کے اندر بھی جیسے ہمیں
शिकायत है कि हम टेल पे हैं तो हमें पानी की कमी का जो है सामना है। इसी तरह भारत चीन से शिकायत करता हुआ दिखाई देता है कि वो चीन जो है पानी को डाइवर्ट कर रहा है। तो ये पानी जो है वो इस वक्त एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं कि आपकी लाइफलाइन है, उसके ऊपर जैसे कहा जाता था कि मुस्तकबिल में जितनी भी जंगें होंगी वो पानी के मसले के ऊपर होगी। तो अब हालात जो है आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो चीन ना कर सके, लेकिन हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, जैसे सऊदी अरब है जो हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, या यूएई है जो हमारे हर मुश्किल वक्त में जो है हमारे साथ खड़ा हुआ है, उन्होंने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है, तो उनका इन्फ्लुएंस इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। तो हम अपने दोस्त ममालिक को इस सारे मामले पे जो है वो एतमाद में ले सकते हैं कि भारत की जो इल्ज़ाम तराशी है उसके बारे में बता सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म हो रही है जिसके पीछे भारत मौजूद है, उसके बारे में अपने दोस्त ममालिक को जो है वो बता सकते हैं। आदिल साहब, आपने इसी वजह से कहा था कि सिफारती महाज पे पाकिस्तान को एक्टिव होने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, इसी वजह से मैंने कहा था कि क्योंकि देखें, अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान और इंडिया का एक कॉन्फ्लिक्ट है, और इंडिया जो है रीजन में जो इस वक्त पावर है वो इंडिया के पास है, और उसको यकीनी तौर पर अमेरिका की सपोर्ट हासिल है। तो इस वक्त जो ओवरऑल जो हम रीजन की सूरत हाल देखें तो वो इंतहाई कशीदा सूरत हाल है। एक तरफ मशरिक वस्ता में जो है वो जंग छिड़ी है, दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन की जंग छिड़ी हुई है। तो पूरी दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती कि जनूबी एशिया भी जो है वो जंग के धाने पे पहुंच जाए। तो अगर ये जनूबी एशिया हुआ, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया जो है इस तरफ जो है वो चली जाएगी। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें अपने तनाज़ात जो है बैठ के हल करने चाहिए। बैठ के तनाज़ात हल करने की ज़रूरत है। वागा साहब, इसके साथ साथ पानी का मसला है, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि अगली जो जंगें हैं वो पानी के इशू पे ही हो सकती हैं, और अब हम उस नहज पे जाते जा रहे हैं। इस तनाजुर में पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो पाकिस्तान को उठाने की ज़रूरत है, वो मेजर्स जो पाकिस्तान को बहुत पहले उठा लेने चाहिए थे? इस तनाज़े के बाद कुछ चीज़ें ना क्लैरिटी की तरफ जा रही हैं। अच्छा। इस खित्ते के अंदर जो ब्लॉक्स की सूरत हाल है ना, आप देखें अभी जैसे एक अमेरिका के नायब टाइम कम है, जरा जल्दी। हाँ जी। आए हुए हैं, वहाँ पे दौरा कर रहे हैं, और उनके जो कपड़े पहन के वहाँ बहुत ज़्यादा दिखावा पेश कर रहे हैं। बात यह है कि भारत इस वक्त अमेरिका को अपना भगवान और गॉड फादर करार दे चुका है, वो उनकी झोली में गिरा हुआ है। अब सूरत हाल सामने वाज़े होती जा रही है कि चीन ने हर हाल में पाकिस्तान के साथ रहना है, और इस तनाज़े में चीन अहम तरीन किरदार अदा कर सकता है, और वो करेगा। ठीक है हामिद साहब, आपको लगता है कि चीन अहम किरदार अदा कर सकता है? किस तरह से पाकिस्तान को सिफारती महाज पर अपना मुकदमा लड़ने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, चीन तो बहुत अहम किरदार अदा करेगा ही। उसके साथ साथ सबसे अहम काम यह है कि पाकिस्तान दुनिया के सारे प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, चाहे वो जेनेवा कन्वेंशन के हवाले से तंजीमें हो, उन सबको एंगेज करे। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के मीडिया को चाहिए, पाकिस्तान के वजारत खारजा को चाहिए कि इंटरनेशनल मीडिया को एंगेज किया जाए, एक्सपोज किया जाए भारत को, भारत की इस मक्कारी को, भारत के इन खतरनाक इरादों को, क्योंकि ये दो एटमी मुल्कों के दरमियान तनाज़े की बात हो रही है। ये कश्मीर का वो इशू है जो हमेशा से बर्निंग इशू है, और मेरा ख्याल ये है कि इसमें इंडिया को बिलाखिर हार माननी पड़ेगी, और सिर्फ जरूरत है बेहतर सफारतकारी की, और इंडिया का जो किरदार है मकरू चेहरा दुनिया को दिखाने की। चाइना की पाकिस्तान की दोस्ती किसी शक व शुबा से बालातर है, और मेरा ख्याल ये है कि इस खित्ते में आइंदा आने वाले दिनों में इस सारी सूरत हाल से पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह बेहतरी निकलेगी। इंशाल्लाह ऐसे होगा। यानी पाकिस्तान को सिफारती महाज पर अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखने की जरूरत है। पाकिस्तान के अवाम हो, पाकिस्तान का मीडिया हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, सबको एक ज़बान होकर और एक साथ मिलकर भारतीय ये जो जारहियत है और जो गीदड़ भपकियां भारत की जानिब से दी गई हैं, इसका जवाब देना है। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।